नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल द क्रिएटिव सजिटेरियस पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा कवरेज होगा वो हमारा जो 2024 का इंडियन इलेक्शन है उसके जो फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे और क्या हम उम्मीद करते हैं। अभी 3 फेजेज का इलेक्शन हो चुका है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो जर्नी है काफ़ी इंसाइटफुल है कि हमारा जो प्रजातंत्र है और इसमें हमको जिस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर श्री गिरधर मामिडी जी। गिरधर मामिडी जी काफ़ी नॉलेजेबल है पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए और बहुत सारे पैनल पे जाते हैं डिबेट में। और उनका अपना भी चैनल है जिसपे उन लोग आंध्रा और तेलंगाना के बारे में बात करते हैं और वो तेलुगु में ही चलता है। तो उनसे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो गिरधर मामिडी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द क्रिएटिव सजिटारियस पर। नमस्कार। हरे जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गिरधर मामिडी जी, आज हम लोग बात करेंगे हमारे 3 फेजेज का इलेक्शन हो चुका है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है और क्या हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो 4 जून को आएगा वो क्या आएगा। और ये इलेक्शन जो हमारा इस बार का है, क्योंकि इस पे कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शुरू से ही दिखाई दे रही थी, जैसे कि लोगों में उत्साह नहीं था, इवन कि पॉलिटिकल पार्टी में उत्साह नहीं था। सिर्फ अकेले जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह हैं वही दोनों उत्साही दिखते थे। और दूसरी तरफ हमारे जो राजकुमार हैं देश के, राहुल गांधी, वो काफी उत्साहित नजर आते थे। तो बाकी किसी में उतना उत्साह नहीं दिखा। और जो वोटर का टर्नआउट था, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे और जिसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग भी प्रयासरत थे। और वो लोग हमेशा ही लोगों से आग्रह कर रहे थे कि भाई लोग जाएं वोट देने। लेकिन मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे देखा तो उसमें भी यही फाइंडिंग था कि जो वोटर टर्नआउट जो 2019 का रहा है ऑलमोस्ट ये उतना ही है। मॉर्निंग से कुछ थोड़ा थोड़ा रहता है और शाम तक जाते जाते वो वोटर टर्नआउट जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो इतनी बात सही लगती है कि भाई आदमी अभी भी उतना जागरूक नहीं हुए हैं। जैसे उनका काम चल रहा था वैसे ही चल रहा है। पहले ही जो उनका रवैया था इलेक्शन के प्रति, वोट देने के प्रति, आज भी वही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि बीजेपी जो काफी जोर शोर से नारा लगा रही थी अब की बार 400 पार, तो आपकी नजर में क्या है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी 400 के पार जा सकेगी इस बार? जी, ये चीज कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। अभी 4 फेजेस और चलना बाकी है। अभी होना है इलेक्शन, मतदान होना है। तो इससे पहले आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो वो थोड़ा घमंडी हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनली जनता जनार्दन जो डिसाइड करेगी उसके हम्म। आधार पर हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में आकलन कर सकते हैं। मगर अब तक जितने हुए हैं, 3 फेजेस जो हुए हैं, जी। उनके आधार पर हम थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे। तो हम्म। हाँ, एक मुद्दा है कि वोटिंग परसेंटेज हम्म। पिछले बार से थोड़ा कम। इसके कई कारण हैं। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है बहुत से इलाकों में। दूसरा, 2 चरण जो है शुक्रवार को हुआ था। शुक्रवार के दिन जब छुट्टी आप देते हो, शनि हम्म। आदि, बाकी 2 दिन भी छुट्टी होती है, तो 3 दिन लोग पिकनिक मनाने कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। जी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी है कि अब देखिए, मतदान जो है वो ज्यादा परसेंटेज तब आती है जब लोगों में आक्रोश हो या सरकार के खिलाफ कुछ असंतृप्ति हो और उनको गिराने का कोई मंशा बना रखे हो। तो क्या होता है कि लोग बढ़ चढ़ के आके वोटिंग करते हैं, उसको निकाल देते हैं।
जब वोटिंग नॉर्मली एक एवरेज लेवल पे है, अब देखिए ये भी कम वोटिंग नहीं है, कोई 60-65% कोई कम नहीं है। कोई भी डेमोक्रेसी में आप जाके देखिएगा, हम्म, चाहे अमेरिका देखिए, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी इतना परसेंटेज वोटिंग तो आपको मिलता ही नहीं है। तो उस एंगल से देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज जो है ठीक ही है। 3-4% इधर उधर हो सकते हैं, ये कारणों की वजह से, जिसे मैंने कहा है। हम्म, तो लोगों में असंतृप्ति नहीं है, वो थोड़ा मतलब रिलैक्स्ड है, इसीलिए भी वोटिंग करने नहीं गए होंगे। ये सब कारण हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से ज्यादा वोटिंग होना ही है। जब वो 100% तक पहुंच जाएगा, उसके अगले चरण में, अगले नेक्स्ट इलेक्शन में क्या 100 से भी ऊपर वोटिंग थोड़ी होगी। तो हम्म, इसीलिए जो हम्म, वोटिंग है वो एवरेज उसी बैंड में चल रहा है, जो जनरली स्पीकिंग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे जी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में आपको 50% से नीचे का, उससे कम वोटिंग आपको दिखता है। जी, क्योंकि वहां माइग्रेंट ज्यादा होते हैं, उनके दो दो वोट होते हैं, उनके नेटिव प्लेस में जाके वोटिंग करते हैं, और यहाँ सिटी में कम वोटिंग करते हैं। वो एक फैक्टर है। और दूसरा, ये लोग जो है जनरली स्पीकिंग दे आर डिस्कनेक्टेड। जो अपर मिडिल क्लास जो भी लोग हैं, जो आईटी में काम करते हैं, जो न्यू इंडस्ट्री मतलब न्यू इकोनॉमी में काम करते हैं, हम्म, उनका लगाम इतना इतना नहीं है। वो लोग थोड़ा पॉलिटिकली दूर रहते हैं। हम्म, और उनका जनरली स्पीकिंग आप देखेंगे, मुंबई वाले लोनावाला और खंडाला चले जाते हैं, हम्म, दिल्ली वाले मुसौरी और भीमताल, पता नहीं कहाँ कहाँ ये हम्म, लोग चले जाते हैं। तो हाँ, जनरली को बहुत समय, कम समय मिलता है अपना परिवार के साथ, हम्म, अपना अब आप लोग के ऊपर टाइम खर्च करने के लिए। हम्म, एक दिन छुट्टी मिल गया तो वो छुट्टी समझते हैं, वो उनका जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इसीलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको वोटिंग परसेंटेज कम ही दिखता है, 50 से नीचे ही रहता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। हम्म, और बाकी जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं, टायर 2 या टायर 3 सिटीज, वहां आप स्पेशली रूरल एरियाज में आपका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होते हैं। एक तो उनके पास वक्त भी ज्यादा होते हैं, हम्म, दूसरा वो भावुक भी होते हैं, इमोशनल है, हम्म, कैंडिडेट्स के साथ उनका कनेक्शन भी होता है, जी, चाहे वो अपना जात का हो या कोई मुद्दा जिसके ऊपर वो कनेक्टेड हो, जो भी है। जनरली रूरल वोटिंग थोड़ा परसेंटेज ज्यादा होता है। जी, जी, इवन अर्बन एरियाज में भी वोटिंग जो है हम्म, जनरली वो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो इकोनॉमिकली जो नीचे स्तर पर है, उनका वोटिंग ज्यादा होता है, और मिडिल और अपर मिडिल क्लास का वोटिंग कम होता है। तो ये जनरली हम ट्रेंड देखते हैं, उस ट्रेंड से परे नहीं है, उस ट्रेंड से अलग हम देख नहीं रहे हैं। अब 3 चरणों में जो हुआ है लगभग उतना ही है, 3-4% इधर उधर, इतना ड्रामेटिक चेंज तो है नहीं है। ये हम्म, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, और दूसरा, बीजेपी तो वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी में कुछ भी बोले, वो हम्म, 400 पार किया, 500 बार भी बोल सकते हैं। तो हम्म, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकता है अपना कैडर को मोटिवेट करने का, और आपका स्ट्रैटेजी में वो क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन नैरेटिव को बदलना। हम्म, अब ये शायद मोदी जी और बीजेपी 400 पार का नारा नहीं, ने ये एक नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं कि इस बार मोदी सरकार हारेगी, या ऐसा ऐसा कुछ नारा वो लगा सकते हैं। हम्म, अब डिस्कशन पूरा ये 400 पार के ऊपर हो गया। हम्म, अब मान लीजिए कि भाजपा और एनडीए को 400 से कम सीट मिलेंगे, हम्म, तो ऑपोजिशन उसी नैरेटिव में फंस गया ना। तो हम्म, वो लोग वही अपना जीत मान लेंगे, देखो हमने 400 पार करने करने नहीं दिया, उससे हम्म, नीचे हम उसको सिमट लिया तो हमने जीत गया। तो हम्म, मतलब है तो हार गया, हम्म, ऑपोजिशन तो हार रही है, हम्म, भाजपा तो सरकार तो बन रही है, ये तो हम्म, सबको पता है। हम्म, मगर 270 आएगा या 310 आएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? हम्म, ज्यादा फर्क तो नहीं है, हम्म, सरकार तो बनेगा उनकी। हम्म, तो 10-15 सीट, 20-25 सीट कम भी हुआ तो हम्म, भी सरकार तो इंडिया की बनने वाली है। जी, तो 400 पार हो या उससे नीचे हो, ज्यादा फर्क नहीं है मेरे सोच में। जी, और ये ऑपोजिशन का जो मुद्दा हो सकता था, उसको छीन लिया बीजेपी ने।
तो अब डिस्कशन पूरा 400 पार या 400 नीचे उसी पे हो रहा है। भाजपा का हाँ, जीतना हारने के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक स्ट्रैटेजिक मूव मैं मानता हूं, उससे ज्यादा नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप नंबर्स के गेम में जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा कि ये हर आदमी का अपना अपना अलग अलग सोच हो सकते हैं, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है। जब तक वो ईवीएम्स हम खोलेंगे नहीं, जब तक हम एक्चुअली 4 तारीख को, जून तारीख 4 तारीख को हम फाइनल नतीजा नहीं देखेंगे, तब तक जो भी बोलेंगे वो तो अपना एक राय हो सकता है, जी, बट रियलिटी नहीं हो सकते हैं। जो बिल्कुल। ओपिनियन पोल्स हो या सो कॉल्ड एग्जिट पोल्स, अभी भी कुछ एग्जिट पोल्स चल रहे हैं हम्म। के रूल्स के खिलाफ, सोशल मीडिया में कम से कम चल रहा है। हम्म। तो वो तो एग्जिट पोल्स हमने देखा है, पहले भी बहुत बार देख चुके हैं हम। हम्म। उनके जो estimates थे, उनके जो भी प्रेडिक्शंस थे, वो गलत निकले हैं। योगी जी का तो पिछले बार कुछ सर्वेस ने ये कहा था कि वो उनका क्या कहते हैं उसको, मिनिमम उनका जो हम्म। मेजॉरिटी मार्क है उससे हम्म। बहुत नीचे जा रहा है। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी को बहुत सीट दिखा है। हम्म। अल्टीमेटली क्या हुआ, हम्म। वो तो फिर दोबारा सरकार बना ही दिया ना। मोदी सरकार ऐसे ही था, वो 240 230 में सिमट गया था उसका सर्वे का नंबर। कुछ लोग 300 से ऊपर बताए थे, बट मेजोरिटी जो है हम्म। सेफ खेलते हो। तो इधर उधर 3-4%, 5% जो है वो एवरेज स्टैटिस्टिकल एरर हो सकता है करके उसको छोड़ देते हैं। हम्म। और इतना लंबा उसका गैप देते हैं, 200 250 से लेके 300 तक करके ऐसा बोलते हैं। तो उसका क्या मायने रखते हैं वो तो, दिस इज जस्ट स्पेकुलेटिव। या। मगर गुड़ तो यही है, जनरली स्पीकिंग, एनडीए के सरकार, भाजपा के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बनने जा रहा है। ये तो जनरली स्पीकिंग हमें ये इतना तो हमें समझ आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरा दो प्रश्न है। एक तो कि सरकार बन रही है इसके बारे में तो सब भी श्योर है, और जो अपोजिशन है वो तो पहले से ही श्योर है कि भाई सरकार उसकी बननी है। इसके लिए तो उतने सीटों पे लड़ भी नहीं रही है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही कि कैसे हमारा अस्तित्व बचा रहे। वो ये तो सच है। और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था कि जब बहुत सारे सर्वे होते हैं ना, तो उनका एक जो कलेक्टिव रिजल्ट होता है, कलेक्टिव उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, तो वो सही होता है, क्योंकि उससे पब्लिक का मूड पता चल जाता है। क्योंकि वो सब अलग अलग जगह तो एड्रेस करते होंगे ना, जो जिससे भी बात करते होंगे। तो यहाँ जो था 350 के ऊपर तो सभी बता रहे थे। कोई 250 बता, 350 बता रहा था, 380 बता रहा था। और मतलब 400 से नीचे, 350 से 400 के नीचे इन लोगों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से थे। सिर्फ मैंने एक वीडियो देखा जयपुर डायलॉग का, जिस पे एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, साउथ के ही थे, पीवी नरसिम्हा। समथिंग अभी एक दो दिन पहले मैंने देखा, तो सिर्फ उनका जो कहना था कि भाई मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, जो वो मोदी सरकार को 214 में जितने सीट मिले थे, लगभग उतने ही मिलेंगे। तो वो 400 तक नहीं पहुंचने वाली है। तो ये एक अलग है भाई, वो एस्ट्रोलॉजर है तो उनका अपना कैलकुलेशन है। तो चलो उस फिगर पे नहीं जाते हैं। मेरा जो सबसे ज्यादा कंसर्न जो मुझे लगता है एज मतलब कि एनलाइटेंड सिटीजन, कि जो एटीट्यूड है जनरल पब्लिक का, स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, हम जैसे लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, और हर चीज के लिए गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करते हैं सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है। हालांकि ये काम सभी करते हैं, सभी करते हैं। जो वोट देने नहीं भी जाते हैं और जो नीचे तबके के लोग भी हैं, वो ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को। मैंने एक वीडियो में इस बात को डाला भी है कि सरकार को ब्लेम सभी करते हैं लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं। उनके एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जाए कि भाई आप डेमोक्रेसी में, आप जानते हैं कि आपकी ये डेमोक्रेसी है, और उसके एक पार्टनर आप भी हैं। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपका डेमोक्रेसी कभी भी सही ढंग से नहीं चलेगा। और एक बहुत अच्छा ऐड भी वो इसका आ रहा था, मैंने लिंक्डइन पे देखा था, मैकडोनल्ड का। आपने शायद देखा होगा, मैंने सेव करके रखा हुआ है लिंक्डइन पे, है ना।
कि आप पैसा दीजिए, आप कुछ भी मांगिए, लेकिन वो जो चूज करेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। तो दैट वाज द रिजल्ट, कि भाई आपने वोट दिया क्या, कि जब आप वोट देते हो तभी आप चूज कर सकते हो, नहीं तो आप चूज नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक जनरल जो एटीट्यूड है, लैक लस्टर एटीट्यूड जो है, कि टाइम मिलेगा, मूड बनेगा तो चले जाएंगे वोट देने, नहीं तो कुछ और कर लेते हैं, कौन जाता है, कोई ना कोई तो दे ही दे। तो ये जो एटीट्यूड है, इसको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, क्या सरकार को करनी चाहिए? कहने के लिए तो हम भी कहते हैं, हम भी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई आप जाके वोट दो, लेकिन इस दिशा में क्या ऐसा करना चाहिए ताकि लोग जागरूक बने कि वो जाके कम से कम वोट दें। और वोट देने के लिए उनको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, कोई बहुत दूर जाना नहीं होता है, पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, उनको अपने एरिया में ही जाना है, लेकिन वो 5-10 मिनट का समय नहीं निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने है। तो कुछ अगर आपके विचार है तो आप बताएं। जी, इसमें दो तीन चीज है। एक जो है ये जो इलेक्टोरल बूथ्स है वो कोई फिक्स नहीं होता है। हम्म। तो कभी कभी बदलते रहता है। कभी हम्म। कभी एक ही परिवार का दो सदस्य जो है, एक बूथ में उसका होता है वोटिंग, हम्म। बाकी का कहीं और होते हैं। लेकिन वो ऐसे वाली एरिया में ही रहता है, वो कोई बहुत दूर तो नहीं रहता है, वो जहां भी वो रहते होंगे उसी एरिया में ही होगा। हो सकते हैं, मगर मतलब आप जाएंगे बूथ तक, आप देखेंगे कि आपका हम्म। नाम नहीं है, तो फिर हम्म। वो घर चले जाते हैं, फिर बाद में वोटिंग करने नहीं आते। हम्म। तो ये चीज है। मैं स्पेशली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं। कोई हम्म। फिक्स्ड तो है नहीं है। तो बदल सकता है। और जो पिछले 4-5 बार वोटिंग किया है, उसका वोट गायब भी हो सकता है। तो हम्म। ये चीजें हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, ये कहना है कि वोटर जो है वो हम्म। वो अपना खुद का देखना है, और एक बार ईसी के वेबसाइट में जाके वो खुद चेक करना है, वो अपना जिम्मेदारी है। ये बोलना आसान बात है, मगर वो नहीं होगा, प्रैक्टिकली वो नहीं होगा। हम्म। तो क्यों बदल रहे हो, क्यों किसी का नाम डिलीट कर रहे हो? तो उसको कम्युनिकेट किया है, क्या हुआ है, ये इसमें कुछ कमियां हैं, हमारे सिस्टम में कमियां हैं। तो बोगस वोट्स को निकालना, मैं सही मानता हूं, वो करना ही चाहिए। मगर बोगस वोट है करके डिसाइड कौन करेंगे? तो ये चीजें हैं, इसमें कुछ तकलीफें हैं। तो ये एक है। दूसरा जो है, अब टेक्नोलॉजी अब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हम्म। वहां आके क्यू में खड़ा होना उनके लिए मुश्किल होगा। हम्म। आप 80 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को कुछ सुविधा दे सकते हो। हम्म। मगर 60-65 साल भी वो कम उम्र का नहीं है, वो हम्म। ज्यादा उसका तकलीफ के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी यूज करना है आपको। टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करना है कि शायद ऑनलाइन वोटिंग हो, या पता नहीं ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स हो। ये तो डेडिकेटेड वोटिंग हो सकता है, वो एक चीज है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी ये है कि वोट जो है, आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही आपका लिंक है, एक बूथ से ही आपका लिंक है। मैं हम्म। ट्रैवल कर रहा हूँ कोई बिजनेस की वजह से, या कोई घर में कुछ दुर्घटना हुई है, या किसी कारण मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं भी जाके वोटिंग नहीं कर सकता हूँ। हम्म। जय बहुत से हमारी एनआरआई जो हमारी परिवार है भारत के, जो विदेश में रहते हैं, हम्म। भारतीय मूल से, भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, उनका तो वोट आप ले ही नहीं रहे हो। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं। तो इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी और तगड़ा करके उसको इलेक्टोरल सिस्टम में लाने का जरूरत है। हम्म। घर बैठ के मैं वोट क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो उसके लिए प्रॉब्लम्स है। आप आइडेंटिफाई करना है क्यों, कौन इंडिविजुअल है। ये बहुत लंबा कहानी हमें सुनने को मिलता है। मगर उसी इंडिविजुअल को करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया घर बैठ के ट्रांसैक्ट करने का हक तो आपने दिया है। हम्म। वो घर बैठ के वो जो भी है वो क्यूआर कोड हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, वो सब कर रहा है ना। हम्म। जब आप उनको उस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो वोटिंग में क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते हो? आपको चाहिए तो आप उसमें प्रोटोकॉल्स रखिए। वो स्मार्टफोन से लगा के अपना चेहरा में फोटो लेगा,
और वो एनीवे आपका आधार कार्ड में आइरिस मैचिंग है आपका, तो हम्म, आइरिस ले लीजिए, थंब इम्प्रेशन डालिए, जब ये दोनों मैच होगा तब वोटिंग करेगा वो। ये सब प्रोटोकॉल्स आप रख सकते हो, कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है। और अब क्या हो गया, हमारी जो बोगस वोटर्स हैं बहुत लोग, आधार कार्ड इज नॉट मेजर ऑफ योर सिटीजनशिप। या तो बहुत लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो आपका सिटीजनशिप क्या है फिर? हम्म, इलेक्टोरल इलेक्शन कार्ड जो है वही हो सकता है शायद। तो हम्म, ये सब इतना डिसइंटीग्रेटेड है, आधार एक अलग है, पासपोर्ट अलग है, आपका कोई इलेक्शन कार्ड अलग है, पैन कार्ड अलग है, हम्म, मतलब इतने कंफ्यूजन है। इनको आप मतलब कोऑर्डिनेट करके हम्म, एक आदमी को आइडेंटिफाई करके डुप्लीकेट ना हो, इस दिशा में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हम्म, आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, हम्म, बहुत से टेक्नोलॉजीज नए नए उभर के आए हैं। हम्म, जैसे चाइना में तो आपका फेशियल फीचर्स, आप हंस रहे हो, दुख हो, क्रोधित हो, ये सब वो कैप्चर करेगा, और इमीडिएटली तुरंत आप क्या कहते हैं उसको, दो लेन्स आप पार करके जाएंगे, हम्म, अगले चौराहे पे आपको पुलिस पकड़ेगी। आप क्यों इतना गुस्से पे हो, किसके ऊपर क्या करने जा रहे हो, वो पकड़ लेगी। इतना इंटेलिजेंस पूरा दुनिया में है, तो हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? और तो और अभी ऑपोजिशन इसके खिलाफ, ये जो ईवीएम सिस्टम अभी, अब जो सिस्टम है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं, फिर दोबारा पेपर बैलेट पे जाना चाहते हैं ये लोग। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स 21st सेंचुरी, ये हमें 18 या 17वीं शताब्दी में लेके जाना चाहते हैं। तो हम्म, टेक्नोलॉजी जो है, जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम्म, ऑटोमेटिकली वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। ऑलरेडी भारत का वोटिंग परसेंटेज बाकी दुनिया से ज्यादा है, फिर भी आप कुछ वर्गों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे आपके कोविड के टाइम पे आपके कोविन ऐप हो या जो भी हो, आपके पास हम्म, जितने भी टेक्नोलॉजीज थे, तो आरोग्य सेतु, इसके चलते हुए आपने इतने बड़े महामारी को आपने मैनेज किया है। तो इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम क्या बड़ी बात है, आराम से आप मैनेज कर सकते हो। हम्म, तो मगर उस दिशा में काम करना है, शायद अभी टाइम वक्त लगेगा, और पॉलिटिकल अपोजिशन भी रहेगा उसके लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और जो जनरली मिडिल क्लास जो है वो मौज मस्ती में रहते हैं, उनके पास पैसे हम्म, इतना है, मगर समय कम रहता है उनके पास। हम्म, जितना समय है उनके पास, वो परिवार और उनके अपने निजी जिंदगी में बिताना चाहते हैं, इन चीजों में पड़ते नहीं है वो लोग। हम्म, मगर बदनसीब की बात यह है कि यही लोग हम्म, व्हाट्सएप जॉक पाते हैं। व्हाट्सएप पे अपना जो भी है वो भड़ास निकाल देते हैं, हाँ, तो हाँ। वहां जाके लोग वॉमिट करते हैं, बस उतना ही है। मेरा मेरा भी तो ये मेरा भी सवाल जो था ना, वो एक्चुअली मेरा सवाल सिर्फ इस एटीट्यूड को लेके था, वोटर को एटीट्यूड के। हम ये नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या नहीं, गवर्नमेंट तो कर रही है ना भाई, बहुत सारी करती है। आप तो बहुत सारा अपना काम करने के लिए बहुत समय गवाते हो, पैसे गवाते हो, मेहनत भी करते हो। आज वाइन शॉप में जाके आपको बोतल लेना हो तो आपको भारी नहीं लगता है, वहां जाके आप घंटे 1.5 घंटे पैसे लगा लोगे, आप जाके आप 4 किलोमीटर आगे जाके लेके आओगे। लेकिन वोट आपको डालना है तो इसका जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो आपके अपने जीवन में इसका जो महत्व है, तो आपको वो रियलाइज नहीं होता है। तो कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो जो इतने वो पैसिव हैं। इस डेमोक्रेसी में जो प्लेयर है, एक मेन प्लेयर हम कहेंगे, जो सिटीजन है, वो बहुत पैसिव है कि हाँ हमारा मूड बन गया, टाइम मिल गया, हो गया तो हम दे आएंगे वोट, नहीं तो चलो कोई ना कोई तो दे ही देगा, वो तो दे ही देता है। तो मेरा जो मुख्य हमारा जो पॉइंट था वो एक्चुअली यही था कि इस एटीट्यूड को कैसे बदला जाए। तो बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने कहा, मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है, नंबर वाइज देखेंगे तो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स वही रहेंगे, जी। स्पेशली डायरेक्ट टैक्स। या। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर इंसान भरना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। आप खाने के लिए कुछ भी खर्च करेंगे उसमें तो जीएसटी रहेगा ही रहेगा। हाँ तो रहेगा। उसकी बात नहीं करूँ, इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो हम्म, मिडिल और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो नंबर उनका ज्यादा रहता है। जी। उनका उनको ये लगता है कि उनकी पैसे जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, वो
मतलब जो लोग काम नहीं करते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, हम्म। फिजूल के जिंदगी जीना चाहते हैं, हम्म। उनको ये पैसे बांट रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए। इसीलिए वो पॉलिटिकल सिस्टम से वो लोग तंग आ गए हैं, इसीलिए वो इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। वो भी एक चीज है। तो बिल्कुल। हमारी सिस्टम जो है, ब्रिटिश ने हमें ये इलेक्टोरल सिस्टम, ये डेमोक्रेसी और ये इलेक्टोरल सिस्टम पूरा हमें छोड़ के गए हैं। ये वही सिस्टम ऐसे ही अभी चली आ रही है। हम्म। पेपर को छोड़ के हमने ईवीएम में चले गए, मगर सिस्टम वही है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं लाया हमने। शायद अब धीरे धीरे से हमें सोचना चाहिए, 75 साल खत्म होने के बाद, ब्रिटिश छोड़ने के बाद, शायद हम दोबारा इसके ऊपर चर्चा करें कि हमारी इलेक्टोरल सिस्टम कैसी होनी चाहिए। कोई कहीं जगह पे कश्मीर में देखिए 1% 2-3% वोटिंग होता था, फिर भी आपने उसको एमपी डिक्लेयर कर देते थे। हम्म। फिर आपके हमारी निजामाबाद में कोई 500 लोग पर्ची भरे थे, तो एक बैलेट पेपर में 500 लोग का नाम कैसे आएंगे? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वोटिंग देखिए, किसी को 20% वोट मिलता है, वो जीत जाता है। हम्म। बाकी 80% बटे हुए मतलब कैंडिडेट्स के अंदर जा सकता है। तो आप मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, देश का सबसे मैक्सिमम वोटर्स जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हैदराबाद में। और अच्छा। सबसे कम वोटर्स और एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो है वो लद्दाख है। तो ऐसे डिस्पैरिटीज बहुत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। अब आप डिलिमिटेशन भी करेंगे, फिर दोबारा कुछ और करेंगे, तो नुकसान किसको होगा? जिसका एचडीआई इंडेक्स अच्छा हो, हम्म। जो परिवार नियंत्रण रखा है, जो एजुकेशन में ज्यादा फोकस दिया है, लेट शादी किया है, ज्यादा बच्चा पैदा नहीं किया है, उन लोगों को नुकसान होगा। जो इरेस्पॉन्सिबल है हम्म। और मल्टीपल शादी करते बैठ गया, बच्चे पैदा करते गया, और मतलब कोई कामकाज नहीं है, कोई देश की अर्थव्यवस्था में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, हम्म। वो जो भी सरकार की जो फ्रीबीज हैं वो खाते रहते हैं, उन्हीं का संख्या ज्यादा है, इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। हम्म। फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो ब्रिटिश छोड़ के गया है, वो हम्म। 50-60 साल होने के बाद उसको रिव्यू करना चाहिए था। हम्म। एक नया सिस्टम लाना है हमें, जहां इनको स्टेक होल्डर्स बनाना है, जो टैक्स भरते हैं, देते हैं, देश की संपत्ति को बढ़ाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में उनका भागीदारी ज्यादा है, उनका स्टेटस, उनका स्टेक उसमें होना चाहिए। जी। नहीं तो वो 140 करोड़ वोटर में एक वोटर बन के रहेंगे, तो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। हम्म। अब हाई HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जी। देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो कहीं अमेरिका से एनआरआई बनते हैं, कोई लंदन में जाते हैं, कहीं कहीं और जाते हैं, हम्म। सिंगापुर, मॉरिशस, कहीं और जाते हैं। धंधा तो, बिजनेस तो इधर रहेंगे, मगर वो यहाँ उनका स्टेटस रखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि ये चीजें हैं। हमारी सिस्टम जो है, सो कॉल्ड सोशलिज्म, सो कॉल्ड ये जो सिस्टम पहले से हम इसको चले आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, इसमें गड़बड़ है। हम्म। इसको सुधारना चाहिए, और जेन्युइन स्टेक होल्डर्स जो अभी इलेक्टोरल सिस्टम से दूर है, उनको इस सिस्टम में लाना है। आप अब देखिए दिल्ली का वोटिंग ही देखिए, टिपिकली दिल्ली वोटिंग क्या है? हम्म। उनको मुफ्त पानी मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रहा है, तो वो लोग एक पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम्म। मगर बाकी दिल्ली में आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो हम्म। कहते हैं कि दिल्ली सत्यानाश हो गया इस पार्टी आने के बाद। हम्म। फिर भी वही जीत रहा है। क्यों भाई? तो ये डेमोक्रेसी ठीक है क्या? मोदी जी 2 साल पहले आईएएस ऑफिसर्स, सॉरी सॉरी, चीफ सेक्रेटरी, हर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी को बुला के एक मीटिंग किया था। तो उसमें मोदी जी एक प्रश्न पूछा उनसे कि आपके नजरिया से, आपके सोच से, कौन सी चीज सबसे डेंजरस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? किस चीज पे हम फोकस ज्यादा देना चाहिए? सब मेजॉरिटी ये बोला है कि ये जो फ्री बी रेवड़ी कल्चर है, वो जो भी मुफ्त में देके वोट मांगने का जो परंपरा, जो सभ्यता बन गई है, यही हमारे देश को डुबाएगी, डुबाएगी, ये डेंजरस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल सिस्टम ऐसे चलते जाएगी। आज तो मोदी जी है, पता नहीं कौन कल कौन आएंगे, पता नहीं इस इक्वेशन में कभी कोई ऊपर कहीं नीचे।
तो उस समय में भारत देश का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। इसीलिए इनको रिव्यू करना चाहिए, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, और इनके अब जितने भी चैलेंजेस हैं उसको भी हम सुधारें। ये मेरा सोच है। बहुत अच्छा। आपने अच्छा बताया सर। तो एक्चुअली हमारे पास में टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जो 7 क्वेश्चन हैं जो हमने बनाए थे। अभी हमने पहला ही टेकअप किया है, और हमारे पास अब सिर्फ 4 मिनट का समय बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपके पास समय है तो 5-7 मिनट के बाद में फिर से जुड़ते हैं, और हम एक एक करके लेते हैं, क्योंकि हमको इसके लिए कोई बहुत जल्दी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं आप? ठीक है, आप दोबारा लिंक भेज दीजिए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, दोबारा मैं आपको भेज देता हूँ। मैं 5 मिनट के बाद में आपको लिंक भेज देता हूँ, तब तक ये एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, और फिर हम इसके आगे चलते हैं। हम एक एक करके लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना समय देने के लिए। इस सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ देर के बाद हमारा दूसरा सेशन फिर से शुरू होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और हम लोग उसको कवर करेंगे। वीडियो को कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस जानकारी को फैलाया जा सके। तो धन्यवाद गिरिधर मामेरी जी। बहुत ही धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं।